तो अगर मैंने ये बोल दिया कहीं किसी में, तो भाई गौरव आर्या फिर कम्युनल हो गया ये। मतलब जब तक मैं अपने खुद के मजहब को, अपने धर्म को जब तक मैं गाली दे रहा हूं, तब तक मैं बहुत बड़ा सेक्युलर हूं। मैं अपने देवी देवताओं को गाली दे रहा हूं, तो मुझसे बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है। आई विल बी इनवाइटेड टू द राइट काइंड ऑफ पार्टीज। वाइनिंग एंड डाइनिंग होगी साहब, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट्स होंगे। हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा लगा रखा है, लेकिन उनकी अब दुकान खत्म होने लगी। हम बैठ के, मोदी साहब का ये काम है कि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मैं साजिश करूंगा। मोदी साहब यहाँ बैठे, अमित शाह जी यहाँ पे बैठे, सब लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ 7 से 9 हर रात हम साजिश करेंगे साहब। ये हमारा फुल काम है। आपने भिंडरा वाले खड़ा कर दिया, राइट, आपने भिंडरा वाले खड़ा कर दिया, वहां पे खालिस्तान का आपने प्रोजेक्ट ऑन कर दिया, हजारों लोग मारे गए। कभी ऐसा हुआ जहां पे हिंदुस्तान में एक हिंदू राजा के तहत एक एग्जाम्पल ऐसा हो जब बोला हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम मस्जिद नहीं बना सकते, तुम सजदा नहीं कर सकते, तुम अल्लाह और अपने नबी का नाम नहीं ले सकते, अगर माफी मांगते रहे कि साहब हम हिंदू हैं, तो साहब गलती हो गई साहब। क्यों? हमें हक नहीं है? मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ये गुजारिश है आपसे, विनती है कि आप ये देखें मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। इससे क्या असरात पड़ेंगे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम जरूर है। फिर मैं उसके लिए आप ही के चैनल पे आरजू जी आके माफी मांगने को तैयार हूँ, कि हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपके चैनल पे कि मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से झूठ निकल गया। चाहे फिर मैंने जानबूझ के बोला हो नहीं बोला हो, वो सब झूठ झूठ होता है। आपने जान के बोला नहीं बोला, वो मेरी जिम्मेदारी है एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन कि मैं जब भी जो बोलूं कोशिश करूं कि मैं सच बोलूं। तो ये जो भी आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में, जनरल साहब के बारे में मैंने बोला है, अगर इसमें कुछ झूठ है तो पाकिस्तानी बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, जज्बातों से नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप कागज लाइए और बोलिए साहब ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने करप्शन करा है। ये एक बड़े आम से खानदान से हैं, ये कोई लखपति करोड़पति नहीं है। अब इनकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो संपत्ति है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, कहां से बन गई? क्या कर दिया? एक जनरल की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एक महीने में कितनी सैलरी होती है? ये सीपैक के चेयरमैन है, कितनी सैलरी है इनकी? अगर ये प्राइम मिनिस्टर, माना कि इनको 2-2 सैलरीज एक साथ मिल रही हैं, इनको पीएम के एडवाइजर भी हैं, इनको 2-2 सैलरी एक साथ मिल रही हैं, साथ में इनको इनकी जो पेंशन है फौज से रिटायर होने के बाद वो भी इनको मिल रही है। मैं कह रहा हूं सब कुछ मिल रहा है, फिर कितना मिल रहा है इनको? 10 लाख, 15 लाख, और कितना मिल जाएगा फिर? ये पैसा आया कहां से? तो पाकिस्तानी कौम को यह सोचने की जरूरत है कि जो अरबपति बन गया अचानक, वो अरबपति कैसे बना? ये पैसा तो देखिए किसी गरीब पाकिस्तानी की जेब से आ रहा है ना। आपका मुल्क कर्जे ले रहा है, आपको पता है कि मैशत खराब है, पूरी दुनिया की खराब है। इंडिया की कौन सी मैशत तीर मार रही है अभी जो मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान की खराब है? राइट। लेकिन जिस लेवल का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो आपके बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और सबके बाहर बच्चे, इनका भी बाजवा साहब का भी जो बिजनेस है, ये तो बाहर ही है ना, कनाडा अमेरिका में, सबका सब बाहर है। तो मैं ये कह रहा हूँ सच और झूठ की बात है ये, इसमें इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं कुछ साजिशें कर रहा हूँ इसकी बात नहीं है, ये सिर्फ सच और झूठ की बात है। मुझे लगता है वहां तक महदूद रखना चाहिए कॉन्वर्सेशन को। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ ही आपकी एक वीडियो और भी थी जिसमें आप ये कहते हुए देखे कि आप कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को या इंडियंस को बलूचिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहिए। और मुसलसल आपने बहुत सारे इस तरह की वीडियोस किए हैं जिसमें आपने जो टॉपिक रखा है वो बलूचिस्तान रखा है। तो अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं और फिर यहाँ से अगर खालिस्तान की बात होती है तो वो फिर आपको क्यों बुरी लगती हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगती। आ, हमें बिल्कुल, आप बिल्कुल खालिस्तान की बात करें। रेफरेंडम 2020 होना था, 2020 तो खत्म हो गया, अभी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर हो जाएगा। 10 महीने बिता दिए इन लोगों ने। कब करना है? आप उसको चेंज करके पहले इनको बोलिए कि रेफरेंडम 2021 करवाएं, ये खुशी से करवाएं। देखिए बात ये है ना कि इंडिया में बहुत डेप्थ है, इंडिया अब्सॉर्ब करता रहेगा, 70 साल से अब्सॉर्ब कर रहा है, 70 साल और कर लेगा। दूसरे मुल्कों में इतनी डेप्थ नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाहर से इस्लामिक रूलर्स आए थे, उन्होंने करीब 800 साल भारत पे राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने करा। उसके बावजूद इंडिया 80% प्लस हिंदू है। ईरान जोरास्ट्रियन था, ईरान हिंदू नहीं रहा, ईरान जोरास्ट्रियन नहीं रहा। इजिप्ट कुछ और मजहब मानता था, वो मुसलमान हो गया। पूरी दुनिया चेंज हो गई। जब क्रिश्चियनिटी आई तो सारे यूरोप, इंडिया में उसी भगवान के सामने हम सर झुकाते हैं जिसके सामने हम 7 से लेकर 10,000 साल पहले सर झुकाते थे।
तो इकबाल साहब ने कहा था ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो चलता चला आ रहा है कब से, हमें कोई फर्क नहीं है, खालिस्तान फालिस्तानी जो भी करना चाहें ये लोग कर सकते हैं ना। बलोचिस्तान की आपने बात करी, ऐसा है अर्जू जी कि मैंने कभी ये नहीं बोला इंडियन आर्मी को कि बलोचिस्तान पे अटैक कर दो, ना इंडियन आर्मी मेरे कहने पे अटैक कर रही है, सही। पहली चीज, राइट। लेकिन ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि एक बलोच का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो जायज है, ये मेरा मानना है। आप एज अ पाकिस्तानी आप बोलेंगे जायज नहीं है, और मैं आपकी व्यू को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रही हैं, आपकी व्यू आपके लिए सही है। मेरे नजदीक मुझे लगता है बलोचिस्तान, और काफी इंडियंस ये बोलते हैं कि बलोचिस्तान शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, मैं उनको हर समय टोकता हूं, हर समय टोकता हूं। नहीं, बलोचिस्तान शुड नेवर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, बलोचिस्तान शुड बिकम अ फ्री कंट्री, और हमारे बराबरी का मुल्क बने बलूचिस्तान। इंडिया और बलूचिस्तान भाई भाई एक दूसरे से बात करें। देखिए, बाकी सिंधु देश की बात है, बाकी और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, ये सब बातें अभी आप कभी भी खिताब देखिएगा जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम रहे हैं, इमरान खान साहब से पहले के भी, राइट। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कभी भी ये यूनाइटेड नेशंस में जाके जब खिताब करते हैं सबके सामने, ये कभी अपने मुल्क की बात ही नहीं करते। ऐसा, ये कभी अपने मुल्क की बात ही नहीं करते, ऐसा क्यों है कि वो किसके, लाइक फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं, वो कश्मीर के सफीर नहीं है। उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया है, मैं इलेक्टेड और सेलेक्टेड की डिबेट में जाऊंगा ही नहीं, वो मेरी डिबेट नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों ने उनको वोट क्यों दिया कि हमारी जिंदगी और बेहतर कराएं, राइट। तो वो बनीगाला में बैठते हैं, उनको सारे ऐशो आराम वो फराम हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम को होने भी चाहिए कायदे से। वाई ही इज एट अ सर्टेन लेवल एंड दैट लेवल हैज टू बी रिस्पेक्टेड, हिज पोजीशन हैज टू बी रिस्पेक्टेड। पर मैं ये जानना चाहता हूं कब गए वो फॉरेन किसी कंट्री से मिले, कि फॉरेन कंट्री के जो भी उनके सदर थे या वजीर आजम थे या कोई भी था, अमीर थे, सुल्तान, सबसे मिलते रहते हैं वो। कब उन्होंने बात करी कि साहब आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं पाकिस्तान में, आप कौन सी बड़ी चीज कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की जो मैशत है आज की तारीख में, जो भी चल रहा है वो कश्मीर 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 कश्मीर, चाइना कश्मीर कश्मीर, चाइना कश्मीर, बस इसके अलावा तो कुछ बोलते नहीं है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप चाइना कश्मीर जरूर करें, दिन रात करें, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा निकालें जिसमें आप पाकिस्तान पाकिस्तान करें, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान के हैं आप। ये जो पूरी स्टोरी है ना ये कश्मीर की, ये उसी तरीके से, मैं कल किसी को बोल भी रहा था किसी वेबिनार में, कि इमरान खान साहब का इस तरीके का एक रवैया जिसको हम लोग कहते हैं, उनका रवैया ये है आरजू जी की, जैसे एक फिल्म चलती है ना सिनेमा हॉल में, पिक्चर हम लोग देखते हैं, पिक्चर खत्म हो गई है और उस बंदे के जो 10 दोस्तों के साथ आया था ना देखने के लिए, वो सारे दोस्त सिनेमा हॉल से बाहर चले गए, बस एक बंदा पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ है ये सोच के कि अभी फिल्म बाकी है। फिल्म खत्म हो चुकी है, कश्मीर की पिक्चर खत्म हो चुकी है, देयर इज नो कश्मीर एनी लॉन्गर, वो नहीं हो सकता। ये जो 370-35 से वापस लाने की बात कर रहे हैं इमरान, वो नहीं हो सकता। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऊपर से खुदा आ जाए, भगवान आ जाए, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गॉड कैन नॉट डू इट। इमरान खान तो बहुत छोटी चीज है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो, भगवान लेकिन नहीं कर सकता इसको। लेकिन मेजर साहब पिछले 70-72 साल भी कर रहे हैं और कश्मीर में एक स्ट्रगल चल रही है, उसको आप ये कैसे कह देते हैं कि इमरान खान साहब उसके बारे में बात ना करें? इसलिए कि जाहिर है उनके ऊपर उन्हें बात करनी भी चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर, और हम हमेशा से कहते हैं कि जी कश्मीर हमारा है, आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, और कश्मीर के लोगों से तो खैर कोई पूछने की जहमत ही नहीं करता। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब उससे नहीं हट सकते। दूसरा ये कि इसके साथ ही मैं एक सवाल और जोड़ देती हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव जो थी वॉइस इंडिया से नहीं उठती थी, वो उसकी क्या वजह है? और इमरान खान के लिए शुरू से पहले दिन से वो नापसंदीदा है, तो देखिए, उसकी क्या रीजन हो सकती है? मैं आपको बताता हूं कि दो बातें। पहली चीज तो मैंने कभी नहीं बोला कि इमरान खान कश्मीर कश्मीर ना करें, मैं कह रहा हूं कि दिन में 24 घंटे होते हैं ना, आप 23 घंटा कश्मीर करें, पर 1 घंटा पाकिस्तान कर लें, क्योंकि आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। पाकिस्तान से हमें रिपोर्ट आती है कि महंगाई आसमान छू रही है, लोग बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, गोश्त नहीं मिल रहा, बहुत महंगा हो गया है, सब्जियां नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, तो इस तरफ भी देख लें। फिर आप कश्मीर कश्मीर, मैं तो कह रहा हूं ना 24 घंटे में से 23 घंटे आप कश्मीर का राग अलापें, जरूर आप अलापें। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान
रहे हैं, लेकिन 1 घंटा आप पाकिस्तान के बारे में बात कर लें तो हमें भी लगेगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल कोई वजीर आजम है, वरना बड़ी अब नॉर्मल सी बात लगती है ना। इतना कश्मीर कश्मीर तो मतलब आपने मोदी जी को कब देखा है कश्मीर कश्मीर? जो जिसको काम करना होता है ना, एक और बात आपको बता देता हूँ, इंडियंस का ये मानना है, हम लोग ये सोचते हैं, जिसको जो काम करना होता है ना, फिर बात नहीं करता, वो काम कर देता है चुपके से। ये बात करने से नहीं होगा, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आपने देखिए, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि कॉल ऑफ फेल का फर्क है, कथनी और करनी जिसको हिंदी में कहते हैं, कहने और करने में जो फर्क है। आपने कश्मीर कश्मीर कहा बहुत, करा क्या? करा क्या आपने? कुछ नहीं करा, और ना कुछ कर सकते, इनको भी पता है। ट्वीट के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और उसकी सबसे बड़ी पता है क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारण, जो उसकी वजह है, वजूहत कई है लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है उसकी यही है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल फोरम में, वो बहुत कम है। अक्सर आपके एंकर्स टीवी पे जाके ये बोलते हैं कि साहब इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इसलिए इसके सामने सब लोग सर झुकाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अमेरिका इंडिया से 20 गुना ज्यादा बड़ा मार्केट है। अमेरिका इंडिया से 20 गुना ज्यादा बड़ा मार्केट है। अमेरिका का क्रिटिसिज्म नहीं होता, लोग अमेरिका को आड़े हाथों नहीं लेते। चीन के खिलाफ नहीं, चीन कितना बड़ा है इंडिया से, मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूं। फिर तो ये सब झूठी बातें हैं जो पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर देखते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है साहब, बहुत बड़ा मार्केट तो है, और वो मार्केट किसने बनाया है? मार्केट तो हमने अपनी मेहनत से बनाया है ना। भाई मार्केट क्या है? मार्केट हमारा इसलिए क्योंकि हम सामान बनाते हैं और दुनिया कहती है कि आपसे सामान खरीदना है, या जो लोग सामान बेचते हैं वो इंडिया से कहते हैं कि पैसा दो। तो हमने अपनी मेहनत से बनाया है, राइट। अच्छा, आपने बोला नवाज शरीफ की आपने बात करी, और आपने फिर इमरान खान की बात करी। देखिए, नवाज शरीफ वो शख्स था जिसने एटमी धमाके करे, राइट। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करे। नवाज शरीफ ने जब कारगिल की जंग हुई थी तब नवाज शरीफ मतलब ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो उन्हीं के अंडर में वो जंग हुई। इमरान खान को देख के दिल से रिस्पेक्ट नहीं आती। मैं बताता हूँ कि ये आदमी बोलता है कुछ, करता नहीं, इसके बस का कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ भी हमारा बड़ा दुश्मन। आप बताइए ना अर्जु जी, मैं आपसे पूछता हूँ, इंडिया का बड़ा दुश्मन कौन है? नवाज शरीफ है कि इमरान खान है? जिस बंदे ने एटमी धमाके करे, जिसने कारगिल की लड़ाई करी, वो ज्यादा बड़ा दुश्मन है कि जो बंदा सिर्फ बैठ के ट्वीट कर रहा है बनी गाला से, दिन में 15 ट्वीट, मोदी, हिंदुत्व, बीजेपी, आरएसएस, फाशिज्म, ये 5 वर्ड उसको किसी ने सिखा दिए। तो हमारा बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने हमारे साथ जंग लड़ी, जिसने एटमी धमाके करे, या जिसने वो करा? अच्छा, नवाज शरीफ ने दोनों चीजों की कोशिश करी। उसने हिंदुस्तान से दोस्ती करने की भी कोशिश करी, उसने जंग भी करी, उसने वो काम करा जो कोई भी सियासतदान करता है, कोई भी स्टेट्समैन, कोई भी लीडर करता है। अब एक बात बताओ, आप क्या कौन थे वो आसिफ गफूर साहब जो थे आपके ना TJISPR, उन्होंने बड़ा करा कि हम इंडिया को सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, है ना। तो दो यार सरप्राइज, कुछ तो करो। तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ ट्वीट करते हो पूरे दिन, फिर कहते हो कि साहब इमरान खान से नफरत नहीं करते। ही इज बिकम अ बट ऑफ जोक्स। अब इमरान खान के ऊपर इंडिया में जोक्स चल रहे हैं कि यार ऐसा है। नवाज शरीफ के बारे में देखिए, नवाज शरीफ, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं था, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन करा होगा। अगर आपकी कोर्ट से डिसाइड करती है कि उसको जेल में होना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, फांसी तो नवाज शरीफ को। भाई मेरा कौन सा रिश्तेदार लगता है, टांग दो उल्टा उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम उस बंदे ने कुछ तो करा, उसने हमला तो करा, अटैक तो करा, जंग तो करी, धमाके तो करे, उसने कुछ तो करा। ट्वीट तो नहीं ना करे उसने। साहब ने बांग्लादेश का वीडियो लेके बोल दिया कि ये उत्तर प्रदेश में एंटी CAA राइट्स हो रही हैं, वो प्रोपेगेंडा नहीं था। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा दिल फिलिस्तीनियों के लिए धड़कता है, जबकि सबको पता है कि 1979 में जब जियाउल हक साहब वहां पे थे, पहले ब्रिगेडियर फिर बाद में मेजर जनरल बने, कितने हजार फिलिस्तीनियों का कत्लो गारत हुई है, राइट। वो प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा सिर्फ गौरव आर्या करता है बैठ के यहाँ पे। भाई देखिए, हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरी जो मर्जी मैं करूं, अगर मेरे मुल्क ने ऑफिशियली जाके यूनाइटेड नेशंस में झूठ बोला हो, अगर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने अगर झूठ बोला हो, तो फिर आप मुझे बोलिए ना कि साहब आपके प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, आप लोगों ने UN में जाके झूठ बोला। आप लोग UN में जाके झूठ कैसे कोई बोल सकता है यार सबके सामने? सर गलती भी तो हो जाती है ना पिक्चर्स उठाने में। नहीं मैम, नहीं आरजू जी, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। गलतियां नहीं होती। जब मुल्क बात करते हैं, गलतियों का कोई गलती माफी का स्कोप है ही नहीं, है ही नहीं। वो पता है क्या, इतनी एक्साइटमेंट है ना कि हम कश्मीर के बारे में कुछ बोलते हैं।
कश्मीर कश्मीर, अब नाउ यू आर राइडिंग अ टाइगर, पाकिस्तान इज राइडिंग अ टाइगर। आपको 72 साल से बोला है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। अब किसी पाकिस्तानी को बोलिए कि कश्मीर कभी भी नहीं बनेगा पाकिस्तान, वो जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं चमक जाएगा वो, यार ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्योंकि आपने उसको वही शुरू से ही वो घुट्टी पिलाई है उसको ना, वही चूरन खिलाया है बचपन से। कश्मीर कहीं नहीं जा रहा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये एक लॉस्ट कॉज है पाकिस्तान के लिए। और अक्सर जो एक और मिनट लूंगा आपका विथ योर परमिशन, ये जो बात अक्सर कहते हैं ना कि साहब ये यू नो दुनिया बड़ी इंडिया की साइड लेती है और पाकिस्तान की साइड नहीं लेती, है ना। पाकिस्तान की साइड दुनिया क्यों लेगी, आप ये बताइए। आप कहते हैं चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया चाइना ने? उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो लोन है, वो लोन है। जैसे श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट है ना, जो 99 ईयर्स के लिए चाइना को चला गया। मैं बता रहा हूं, किसी दिन कराची वराची को बोल देंगे, कराची 99 साल के लिए बिन कासिम पोर्ट गया, गवादर गया। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान अगर चाहता है, और मैं एज एन इंडियन एक मशवरा देना चाहता हूँ, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको सीरियसली ले, राइट, आप अगले 100 साल तक आप मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, यूएन में जाके कश्मीर कश्मीर करते ना, किसी को कोई 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मैटर ही नहीं करते। आप कोई चीज बनाते नहीं है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप किसी को खरीद फरोख्त नहीं करते, आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, 4 बार आपके मार्शल लॉ हो चुके हैं वहां पे। सबको पता है पाकिस्तान का असली माई बाप कौन है, बॉस कौन है, उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। सबको पता है दुनिया में, एवरीबॉडी नोज। तो आप दुनिया को देते क्या है? आप चीन को क्या, आप कहते हैं ना चीन के साथ बड़ी शहद से मीठी, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक चूरन की टैबलेट खिलाई थी पाकिस्तान को, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, दरिया से गहरी, वॉट एवर XYZ। आप एक बात बताइए, चीन आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि चीन आपका दोस्त है। ये कोई लव अफेयर चल रहा है चीन के साथ? अरे दो सॉवरेन कंट्रीज आपस में बात करती हैं तो अपने आपसी फायदे की बात करती हैं। आप ये बात बताइए, आपने चीन को क्या दे दिया आज तक? ये सारे रिश्ते लेन देन के होते हैं, ये और किसी चीज के रिश्ते नहीं होते। चाहे चीन और पाकिस्तान आपस में 100 झूठ बोल रहे हैं, इंडिया किसी के साथ झूठ बोल ले, इंडिया को कोई झूठ बोल ले, सच्ची बात तो ये है कि ये, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलूं, ये धंधा है और सब लोग गल्ले पे बैठे हैं। यू अंडरस्टैंड गल्ला? गल्ला समझते हैं, है ना? कैश बॉक्स, सारे के सारे दुनिया के मुल्क कैश बॉक्स पे, गल्ले पे बैठे हैं। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, धंधे की बात करिए। ये फालतू की बात की शहद से मीठी और गुड़ से मीठी और ये सब, इसकी कोई जीरो वैल्यू है, ये सब फालतू की बातें हैं। और ये पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए चाइना करता रहता है। आप एक बात बताइए, एक्सेप्ट फॉर लैंड, आपकी जमीन जिसके थ्रू आप उनको राहदारी दे रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चुंगी नाका भी बोलते हैं, जैसे कि जो होता है ना जहां पे पैसे देके आगे बढ़ जाते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या फायदा दे दिया? आप बताइए, चीन को एक फायदा बताइए। ये स्ट्रैटेजिक, जियो स्ट्रैटेजिक, लंबी चौड़ी बातें नहीं। आप बात सुनिए, ये मैं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानी टीवी देखता हूं अक्सर, और ये फालतू की बातें करते हैं, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, डेटरेंस, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। अरे छोड़ो यार, कैश की बात करो, नोटों की बात करो, धंधे की बात करो। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना कैसे बना इकोनॉमिक सुपर पावर? स्ट्रैटेजिक डेप्थ और ये सब बकवास करके नहीं बना चाइना। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने माल बेचा है, चाइना ने डॉलर कमाए हैं, कितने ट्रिलियन। एक बात ये भी यहाँ पे कही जाती है, सही है या गलत मुझे, जी लेकिन जी इस पर मैं आपसे कहेंगे। जी आरजू जी, दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि चाहे नवंबर का इलेक्शन ट्रंप जीते या जो बाइडेन जीते, ठीक है, इंडिया के खिलाफ 19-20 से ज्यादा अमेरिका की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी अमेरिका के साथ इंस्टीट्यूशनल है। हम अमेरिका से पैसे नहीं मांगते और सबको अपना माल बेचना है, साफ सीधी बात है। जो बाइडेन कुछ बोले कश्मीर के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में वो ऑपोजिशन में है, बोलेगा, लोग बोलते हैं, है ना, लोग बोलते हैं, राइट। ठीक, यही अमेरिका है जिसने मोदी साहब को वीजा देने से मना कर दिया था, और ये एयरपोर्ट पे आके रिसीव करते हैं। क्यों? ना परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट दुश्मनी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। मफादात पे मुल्क चलते हैं। जितनी जल्दी पाकिस्तानी समझ ले उतना अच्छा है कि सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट पे। चाइना अगर पाकिस्तान में है तो इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना को पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, चाइना को अपने स्ट्रेटेजिक फायदे दिखाई दे रहे हैं बस, और उनके फायदे में। पर रिलेशनशिप वो होता है जब पाकिस्तान और चाइना दोनों को फायदा हो। इसमें पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, और काफी, आप डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़िए, आपको ये पता लगेगा, मैं भेजूंगा आपको, व्हाट्सएप करूंगा, आपको ये पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो ये कॉलम्स लिख रहे हैं कि साहब आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितनी भारी कॉस्ट पे आ रही है।
पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक अ टीनेजर विद अ क्रेडिट कार्ड, यू नो, जैसे बच्चे होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड हाथ में लग गया, मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड, तो स्वाइप करो जी, और 15,000 के जूते खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए। उनको ये नहीं पता कि किसी को बिल देना पड़ेगा, 1 महीने के बाद उसका बिल आएगा और उसमें ब्याज लग के आएगा बिल, आपको ब्याज के साथ वो बिल देना है। तो अभी अभी अच्छा लग रहा है, ये एक्सप्रेसवे बना दिया, ब्रिज बना दिया, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हमारा जो भी अमेरिका अगर इन्वेस्ट कर रहा है, आप हमारी वेबसाइट में जाइए, आप डाउनलोड करिए, एज अ पाकिस्तानी आप हमारी वेबसाइट में जाइए और डाउनलोड करिए कि साहब आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप बताइए। अगर भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आई है 50 बिलियन की, फॉर एग्जांपल, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? एज एन इंडियन मेरा हक है जानने का, मेरी सरकार ने कितने उसको क्या प्रॉमिस करें हैं रिटर्न्स, किस कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट हुई है। आपकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जितनी भी हुई है, उसका आप दिखाइए मुझे एक भी फाइल कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अंदर की बात क्या है, कहाँ है। हमारे यहाँ 10 रुपए की आरटीआई लगती है, आपको पता है 10 रुपए में इंडिया की आरटीआई लगती है। आरटीआई जो है, अगर मैं आरटीआई करूं एज ए सिटीजन और मैं बोलूं कि जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जो जापान और इंडिया साथ लगा रहा है, इसकी क्या शराइत हैं, इसकी क्या शर्तें हैं, कितना पैसा किसको कितना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, बताओ। तो सरकार ये नहीं कह सकती कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है हम नहीं देंगे। जो एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी का मामला है आर्मी को लेके या हमारी एजेंसीज को लेके, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन पैसे के मामले में दे आर बाउंड टू गिव यू अ रिप्लाई, नोबडी कैन से नो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। दूसरी चीज है कि ये कहते हैं कि साहब अमेरिका में या इंडिया ने बोल दिया कि क्योंकि इंडिया और चाइना एक साथ हैं, राइट, तो फिर ये सब हो गया कि बोल दिया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मत करो, राइट। एक बात बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में कब इन्वेस्टमेंट हुई है? अब आप बोलो 72 साल से इंडिया साजिश कर रहा है, आप बता दीजिए कौन सी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में? ये तौलिया बनियान ये इंडस्ट्री नहीं मानता मैं आपकी, और जो आपने वो जेएफ थंडर वाली जो चाइना की मदद से लगा, इसको मारिए गोली। आप बताइए पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री एक बताइए। वो कह रहे हैं फुटबॉल के लिए फुटबॉल बनाते हैं, नहीं सुननी, नहीं खेलनी फुटबॉल यार मुझे, बल्ले बनाते हैं क्रिकेट के, नहीं खेलने क्रिकेट मुझे। आप हाईटेक की बात करिए, आपके पास कौन सी गाड़ी आप बना रहे हैं, आप कौन सा ऐसा अपने आप आपने रिसर्च करी है, कितने रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करे हैं? सभी साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, सभी साजिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी बाहर जाके अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तान में क्योंकि माहौल नहीं है ना इस चीज का। आप लोग पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं बाहर। आपके पाकिस्तानी को तो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, फिर आपने अलग बात है, आपने उसको बोल दिया ना कि वो अहमदी है तो मार डालो उसको, टांग दो उसको, वो अलग चीज हो गई। लेकिन ये है, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, ही इज अ वेरी बिग नेम, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एज एन इंडियन मैं सल्यूट करता हूं उनको, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा करा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब चीजें ना, ये शक के थोड़े से और ये साजिशों के बाजार गर्म हो गए हैं और ये हो गया है, और इन सब से बाहर निकलें गिरेबान में जाके और ये देखें कि हमारे मुल्क में, हमारी कौम में कमियां क्या हैं, तब आपको पता लगेगा। इन्वेस्ट नहीं कर रहे और क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया है कि आप इन्वेस्ट ना करें, इंडिया के मना करने से लोग, इंडिया की इतनी चल रही है दुनिया में कि इंडिया फोन करके बोल देगा, इतनी है, उसको अमेरिकन सरकार कैसे रोक सकती है उसको? भाई उसका हक है, वो बोले अनलेस सैंक्शंस आपके लगे हो तो कोई अमेरिकन कंपनी ईरान में नहीं जाएगी, कोई नॉर्थ कोरिया में नहीं जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान में सैंक्शंस नहीं लगे हैं तो पाकिस्तान में अगर उसको मुनाफा मिल रहा है, देखिए सब पैसे का खेल है, आप पैसा दीजिए, दुनिया आएगी, आपके पास है ही नहीं पैसे, आप खुद ही मांग रहे हैं पब्लिक से, तो आपके पास कौन आएगा, किस चीज के लिए आएगा? आप बोलिए कि जैसे इंडिया में सारे, एप्पल का फोन इंडिया में बन रहा है, मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं, ठीक है, एप्पल का फोन बन रहा है, सैमसंग का बन रहा है, 15 चाइनीज ब्रांड्स बन रहे हैं, इंडियन ब्रांड सब बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट करा है। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि लोगों को इंसेंटिवाइज करना कि एक दिन चाइना से ज्यादा मोबाइल फोन ब्रांड्स इंडिया में आ जाए, ठीक है, 10 साल लग सकते हैं लेकिन हम कर देंगे एक दिन। लोग क्यों, सैमसंग यहाँ पे सबसे बड़ी दुनिया की जो फैक्ट्री है मोबाइल फोन की, इंडिया में नोएडा में ही है। आपका कभी आना हुआ अगर इंडिया में, आपको ले चलूंगा सैमसंग की फैक्ट्री दिखाने के लिए। ऐसा क्यों है? सैमसंग एक कंपनी है, वो अमेरिकन कंपनी तो नहीं है ना। रोल्स रॉयस है यहाँ पे, BMW है यहाँ पे, मर्सिडीज है यहाँ पे, इसमें से कौन सी अमेरिकन कंपनी है? ऑडी है यहाँ पे। ये सब जो गाड़ियां हम खरीदते हैं इंपोर्टेड थोड़ा ना है। जो मर्सिडीज बेंज अगर कोई चला रहा है, मेरे नेबर के पास अगर मर्सिडीज है तो इंडिया में बन रही है, वो जर्मनी में नहीं बन रही कि जहाजों में आ रही है इंपोर्ट होकर, इंडिया में बन रही है, सारी फैक्ट्रीज इंडिया में हमारी। ये सब लोग क्यों आ रहे हैं? क्या हम दुनिया में इंडिया में 100 मुल्कों से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, सभी से हमने साजिश कर रखी है। और बैठ के मोदी साहब का ये काम है कि शाम को 7 बजे से 9 बजे तक मैं साजिश करूंगा,
मोदी साहब यहाँ बैठे हैं, अमित शाह जी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ 7 से 9 हर रात हम साजिश करेंगे साहब, ये हमारा फुल काम है। ऐसा नहीं, मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि ये ना बहुत बुरा लगेगा आपको आरजू जी, बट मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है? ये पूरे आलम इस्लाम का बात है, मैं चाहता नहीं है कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन ये सच है, ठीक है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी। सोचना आप, मैंने जो बात आपको करी है और आपके जो देखने वाले हैं जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी, इंडिया, यहूदी, ये दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वहीं पे बैठा है, जो आप ही की जड़ें अंदर से खोखली कर रहा है। और अगर दुनिया फायदा उठाती तो क्या गलत करती है? आप लोग भी तो यही करना चाह रहे हैं ना कश्मीर में, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमारी बैटिंग कभी नहीं आएगी? एक ही तरफ की बैटिंग चलती रहेगी 70 साल से? ऐसा नहीं है, अब हमारी बैटिंग आ रही है, तो आप कंप्लेन ना करें, सर टेक कश्मीर इट की ऑन द चिन विद अ स्माइल। बताइए। नहीं सर, कश्मीर की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज जरूर नॉलेज की नजर से देखिए, क्या ये सच है, क्या ये गलत है, ठीक है? अब देखिए, खालिस्तान में जो मूवमेंट चलाई आपने पंजाब में, मैं आपको 3 सवाल पूछता हूं, आपको पता नहीं इसके बारे में पता है नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं, और जो पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहे हैं वो भी जरा करें। महाराजा रंजीत सिंह, एक तो पंजाब का कोई भी मुस्लिम पंजाबी रूलर आज तक नहीं हुआ पंजाब का, 1947 से पहले हुआ ही नहीं, सब बाहर से आए, बाहर से लोगों ने पंजाब, सिर्फ एक था बंदा महाराजा रंजीत सिंह, और उसके जो बेटे पोते वगैरह, दैट सेपरेट केस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल थी लाहौर, लाहौर से उन्होंने राज करा ना महाराजा रंजीत सिंह ने, उसमें उसमें हिमाचल भी था, उसमें कश्मीर भी था, उसमें सब कुछ था, अफगानिस्तान तक था राज। तो जो लोग कहते हैं कि अफगानों को कभी आज तक किसी ने नहीं हराया, तो जरा मैप देख लें एक बार, ये सब खुद ही चूरन चलाते रहते हैं कि नहीं हराया, फिर अफगान हमने मिलके अफगानों के साथ हमने रशिया को हरा दिया, ये सब नहीं। महाराजा रंजीत सिंह ने कर चुके थे काम, महाराजा रंजीत सिंह, उनका अफगानिस्तान में राज था महाराज, और उसके कई हजार साल पहले यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, कनिष्क था इंडियन किंग, कनिष्क, कनिष्क वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। ये सब हिंदू एरिया थे, बुद्धिस्ट एरिया थे पूरे एक जमाने में। बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आरजू जी, ये जो आप हम लोग बात करते हैं, राइट, ये इंडिया की या खालिस्तान की जो हम बात करते हैं इस वक्त, राइट, टेरी मिलविस्की की रिपोर्ट हम बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि साहब पाकिस्तान ने फायदा उठाया इंडिया का, इंडिया की फॉल्ट लाइंस का, आपने भिंडरावाले खड़ा कर दिया, राइट, आपने भिंडरावाले खड़ा कर दिया, वहां पे खालिस्तान का आपने प्रोजेक्ट ऑन कर दिया, हजारों लोग मारे गए। कश्मीर को 1989 के पहले फिल्म की शूटिंग हो रही थी कश्मीर में, उसके बाद गोलियां बरसने लगी लोगों के ऊपर, आम आदमी भी मारा गया कश्मीर का, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे गए कश्मीर के, बहुत माली और जान का नुकसान हुआ। तो ये करा पाकिस्तान ने, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमीद गुल जो आपके जनरल साहब हैं उनकी किताब है, तो मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़ने लिखने का रिवाज तो रहा नहीं आपके मुल्क में, लेकिन थोड़ा सा एक बात, जो आपके बड़े आपके बुजुर्ग लिख गए किताबें, जो छाती ठोक के बढ़ के मार रहे हैं कि देखा हमने कश्मीर में क्या कर दिया, देखा हिंदू का हमने खून कैसे, पढ़िए ना हमीद गुल ने जो लिखा है, वो इंडियन आर्मी का जनरल ही था ना, ऐसा ही का चीफ था, लिखो उसने क्या बोला है। आप द बेड ट्रैप एक किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है द बेड ट्रैप, ब्रिगेडियर मलिक है, टॉम एटकिंस के साथ उन्होंने किताब लिखी है द बेड ट्रैप, आप पढ़िए, पाकिस्तानियों को पढ़े किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने पैसा लिया CIA से और अफगानिस्तान में जिहाद कराया। जनरल मुशर्रफ के आप इंटरव्यू देखिए, जनरल मुशर्रफ कहता है कि हमने ट्रेन करके अंदर भेजे बंदे, लश्कर तैयबा हमारा हीरो है, उन्होंने बोला है, आपका वो कौन सा वो जिसके बाल नहीं है जर्नलिस्ट, वजाद खान, वजाद खान ने दुबई में जाके उनके पेंट हाउस में, वजाद खान ने दुबई में जाके उनके पेंट हाउस में उनका इंटरव्यू लिया है। अब एक आर्मी जनरल के बाद दुबई में पेंट हाउस लेने का पैसा कहां से आया, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, हमारे इंडियन आर्मी के जनरल्स के पास, किसी के पास, बेचारों के पास दुबई में पेंट हाउस नहीं है, ये गुड़गांव और पंचकुला वगैरह चंडीगढ़ में बेचारे छोटे छोटे अपने, दे आर ऑनेस्ट पीपल, अपनी पेंशन पे जीते हैं, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। अब एक बात बताइए आरजू जी, आप लोगों ने इतना हिंदुस्तानी खून बहाया, मेरे एक छोटे से वीडियो से क्या परेशानी है, क्या देखिए परेशानी है?
नहीं, एक चीज मैं बताती हूँ मेरे साथ, जो आप आरजू जी 14 क्रिकेट साल क्रिकेट की आपने बात क्रिकेट कर- खेली है? आपने क्रिकेट खेली है कभी? ये बताइए, बचपन में खेली होगी ना, जब आप बच्चे थे तब खेली होगी। थोड़ी सी। अच्छा आरजू जी एक बात बताइए, दोनों टीमों की बैटिंग आती है कि नहीं आती? हाँ, आती है। तो ये तो आप लोग तो रूठ जाते हैं जब हमारी बैटिंग आती है, तो ये तो गलत है ना यार। ये तो गलत बात है। अब हमारी बैटिंग आ रही है, बैटिंग करने दे, आप कह रहे नहीं मेरा बैट है मैं लेकर भाग गया, ऐसी ये नहीं होना चाहिए। बैटिंग सबकी आनी चाहिए। आपने बैटिंग करी, आपने खालिस्तान में बैटिंग करी, आपने कश्मीर में बैटिंग करी, पंजाब में करी, हर जगह बैटिंग करी। अब हमारी बैटिंग आ रही है, आप कह रहे नहीं मैच ओवर, बारिश होने वाली है जी, हम तो खेलते ही नहीं आपके साथ। ये गलत चीज है। देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे कहूंगी मेरे साथ। एक तो ये कि वो जो आप 1400 साल पहले की बात कर रहे थे शिवा का, वो जरूर उस वक्त बहुत शुरू से ये चीज चली आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि वीक पॉइंट है, इसलिए इंडिया ने इस्तेमाल किया और इंडिया ने इस तरह से दोबारा से, क्योंकि काफी टाइम से ये चीज नहीं आई थी, बीच में काफी गैप था, उसके बाद ये शुरू हुआ है। तो इसलिए नाम लिया जा रहा है इंडिया का। दूसरा, खालिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो उलट काम किया था। अगर हम खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते उस वक्त, तो वो फिर वो लिस्ट क्यों देती? वो उस लिस्ट की वजह से तो ये सब कुछ पकड़ में आया था आप लोगों के। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। दो हम्म। तीन चीजें हैं। जो खालिस्तान का मैप है ना, हम्म। आप जो खालिस्तान का मैप ये जो खालिस्तानियों ने अपलोड कर रखा है, देखिए उसमें 1 इंच पाकिस्तानी टेरिटरी नहीं है। हम्म। उन्होंने दिल्ली भी मांग लिया, हरियाणा भी मांग लिया, राजस्थान भी मांग लिया, हिमाचल भी मांग लिया, पंजाब तो खैर मांगा ही मांगा है उन्होंने, कश्मीर भी मांग लिया उन्होंने, सब कुछ मांग लिया। लेकिन जो सो कॉल्ड खालिस्तान का नक्शा है ना, वो आरजू जी वहीं पर रुक जाता है जहां पे पाकिस्तान के साथ इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऐसा क्यों है? दूसरी चीज, ये गोपाल सिंह चावला वगैरह, ये जो आपके मिलते हैं आर्मी चीफ के बगल में खड़े रहते हैं, नॉन खालिस्तानीज हैं, ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? व्हाट आर दीज पीपल डूइंग इन पाकिस्तान? राइट। तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सिख हैं कहां पे? महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर वाज अ सिख एम्पायर, उसकी कैपिटल लाहौर थी। कहां है जी पाकिस्तान में सरदार? कहां है? आपने तो गायब कर दिया, और उनकी लड़कियां औरतें कन्वर्ट कर दी इस्लाम में। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं ना, आप ये कहते हैं कि जी फायदा उठा रहे हैं, राइट? अब एक बात बताइए, 1400 साल से ये शिया सुन्नी का फसाद उठ रहा है, ठीक है? अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मेजर साहब आप फायदा उठा रहे हैं, तो हाँ, मैं कबूल कर रहा हूं आपकी शो में कि हाँ मैं क्यों ना उठाऊं। आप लोगों ने हमारा फायदा उठाया, हमारे लोगों का खून बहाया। अब वही तो मैं कह रहा हूं, अब हमारी बैटिंग आई तो आपको बुरा लग गया कि साहब ये बैटिंग कैसे कर रहे हैं, इनको तो बैटिंग नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे? जी। आखिरी मुगल थे। जी। उसके पहले 800 साल मुस्लिम रूल था, चाहे मुगलों का रूल सिर्फ 300 साल रहा हो। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इंडिया आता है, वहां से मुगल रूल शुरू होता है। और फिर बीच में थोड़े समय के लिए खत्म होता है, क्योंकि हुमायूं तो था नहीं वॉरियर टाइप का, वो अफीम शफीम में रहता था, वो भाग गया। फिर शेरशाह सूरी का रूल हुआ कुछ टाइम तक दिल्ली सल्तनत में, फिर वापस मुगलिया सल्तनत आई और 1857 तक, राइट? उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी जी। जो साथ साथ रूल कर रही थी, एक नॉमिनल रूल था मुगल्स। और फिर 1947 तक जब पाकिस्तान बना, वजूद में आया और भारत को आजादी मिली, तब तक। और पहली बार कब आए? ये मोहम्मद बिन कासिम का डेट आपको पता है? 711, 711, राजा दाहिर की लड़ाई। अब एक बात बताइए, अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि 800 साल मुसलमानों ने भारत पे राज करा, जो कि लोग कहते भी हैं, और गलत क्या है? करा है ना, मैं खुद मानता हूं, कबूल कर रहा हूं, करा है आपने राज। आपने 800 साल राज करा है, और आपके बाद अंग्रेजों ने राज करा। तो फिर अलग मुल्क क्यों बनाया? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको हिंदू से खतरा है? आपने कभी ये देखा कि हिंदू राजा के नीचे आप लोग कभी थे और हिंदू राजा ने बोला कि नहीं तुम हिंदू बन जाओ, और मस्जिद तोड़ दिया हिंदू राजा ने? कभी कभी ऐसी फीलिंग पिछले 1000 साल में, 800 साल में कभी ऐसे आई हो कि हिंदुओं ने बोला कि नहीं सारे मुसलमानों को मार दो और ये कत्लो गारत करो? फिर अचानक जिन्ना साहब के मन में, और जो अली ब्रदर्स थे, लियाकत अली और रहमत अली, आई थिंक हिज नेम वाज, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, माफी चाहूंगा अगर मुझसे गलती हो गई कुछ नाम में। इन लोगों ने बोला साहब, टू नेशन थ्योरी है, दो कौमी नजरिया है, और हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो फसाद होगा। कब फसाद हुआ था भाई?
अगर आप ये कहते हैं और मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, एकेडमिकली स्पीकिंग, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के लिए मैं आपकी मान लेता हूं, जबकि सच बात नहीं थी। साउथ में देयर वर रूलर्स हु वर नेवर रूल्ड। छत्रपति शिवाजी नेवर रूल्ड। ये तो शेर के बच्चे थे ना, छत्रपति शिवाजी वगैरह। इन्होंने तो वैसे ही औरंगजेब की टांगें तोड़ दी थी इन लोगों ने। खैर वो इतिहास है, हम इतिहास में नहीं जाते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग ये कहते हैं कि 800 साल राज करा, मुस्लिम रूल इंडिया पे हुआ 800 साल, फिर दिक्कत क्या थी? आपको कब ऐसा लगा कि हमें हुकूक अपने नहीं मिलेंगे बराबर के? ऐसा कोई आपके पास कोई मॉडल था पहले कि साहब उस समय 10 साल में हिंदू राजा आया था और मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं मिले? नहीं। लेकिन आप बताइए। लेकिन अभी मेजर साहब ये हमें अभी हमने छोड़ दीजिए, मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूं। 1947 से पहले 1000 साल, 800 साल कभी ऐसा हुआ जहां पे हिंदुस्तान में एक हिंदू राजा के तहत एक एग्जाम्पल ऐसा हो जब बोला हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम मस्जिद नहीं बना सकते, तुम सजदा नहीं कर सकते, तुम अल्लाह और अपने नबी का नाम नहीं ले सकते? अगर एक वाकया ऐसा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी किताब में हुआ हो, मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं। फिर क्यों बोला कि एक अलग मुल्क बनना चाहिए? क्योंकि मुसलमान यहाँ पे सेफ नहीं है। ये सेफ नहीं है और हकूक नहीं मिलेंगे। ये कहा, ये चूरन किसने खिलाया आप लोगों को? लेकिन ये तो चले, ये चूरन शेर के बच्चे थे ना, छत्रपति शिवाजी वगैरह। इन्होंने तो वैसे ही औरंगजेब की टांगें तोड़ दी थी इन लोगों ने। खैर वो इतिहास है, हम इतिहास में नहीं जाते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप लोग ये कहते हैं कि 800 साल राज करा, मुस्लिम रूल इंडिया पे हुआ 800 साल, फिर दिक्कत क्या थी? आपको कब ऐसा लगा कि हमें हुकूक अपने नहीं मिलेंगे बराबर के? ऐसा कोई आपके पास कोई मॉडल था पहले कि साहब उस समय 10 साल में हिंदू राजा आया था और मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं मिले? नहीं। लेकिन आप बताइए। लेकिन अभी मेजर साहब ये हमें अभी हमने छोड़ दीजिए, मैं 1947 से पहले की बात कर रहा हूं। 1947 से पहले 1000 साल, 800 साल कभी ऐसा हुआ जहां पे हिंदुस्तान में एक हिंदू राजा के तहत एक एग्जाम्पल ऐसा हो जब बोला हो कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम मस्जिद नहीं बना सकते, तुम सजदा नहीं कर सकते, तुम अल्लाह और अपने नबी का नाम नहीं ले सकते? अगर एक वाकया ऐसा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी किताब में हुआ हो, मैं आपसे माफी मांगने को तैयार हूं। फिर क्यों बोला कि एक अलग मुल्क बनना चाहिए? क्योंकि मुसलमान यहाँ पे सेफ नहीं है। ये सेफ नहीं है और हकूक नहीं मिलेंगे। ये कहा, ये चूरन किसने खिलाया आप लोगों को? लेकिन ये तो चले, ये चूरन जिसने भी खिलाया उस टाइम पे उन लोगों को यही लगा होगा जो उस वक्त थे, उनको भी क्या कह आपको सकते। नहीं, आपको आप लोगों को लगा। और आपने 800 साल जो सो कॉल्ड आपने राज करा, आप ही लोग कहते हैं 800 साल का राज करा आपने, आप ही कह रहे हैं ना राज करा, 800 साल का राज करा, और फिर आपको अचानक एक दिन लगा, वो भी लगा आपको, आप हुआ नहीं कुछ, आपको लगा कि साहब अब तो हिंदू के साथ नहीं रह सकते। जब तक आपका राज था, जब का आप एक छत्र राज था, आपका वर्चस्व था, आपकी हुकूमत थी, तब तक तो सब कुछ, तब तक इंडिया सेकुलर था। और जब बोला कि डेमोक्रेसी होगी इंडिया में, तब बोला कि नहीं साहब अब इस्लाम खतरे में आ गया। आप तो साहब ये गड़बड़ है बात, अब चल पड़ो यहाँ से। आपकी बात से जी, दो बातें हैं। ये मुस्लिम्स का कोरोना वाला मसला पहला है। जो आपने पहले बात करी थी ना, आपने क्या बोला था अर्जुन जी? आई एम सॉरी, आपके सवाल बड़े लंबे होते हैं, भूल जाते। अपनी मस्जिद के नीचे कहा गया कि राम मंदिर हाँ, था, लेकिन सर अगर हम हर बिल्डिंग के समझ गया नीचे मैं, समझ जी। आरजू जी, पहली बात, वो बिल्डिंग नहीं है, वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे लिए वो बहुत बहुत ज्यादा पाक जगह है। उस मंदिर को राम जन्मभूमि जिसको हम कहते हैं, राम लला कहा जाता है, द चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम, अयोध्या में। उसके ऊपर बाबर के एक जनरल ने उस मंदिर को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिद बनाया। ये गलत था, नहीं करना चाहिए था। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वहां पे जो अभी मंदिर बन रहा है, आपको पता है जिन लोगों ने बाबरी, और ये कंट्री है जो 80% हिंदू है, 80% यहाँ पे हिंदू हैं, फिर इस कंट्री में हमें मिला कैसे? वो सुप्रीम कोर्ट से केस लड़के। हमने ये गुंडागर्दी नहीं करी कि हम हिंदू हैं, सारे मस्जिदों तोड़ो, सबके मंदिर बनाओ, हमारे साथ गलत हुआ है। नहीं, वी वेंट टू कोर्ट। और जिन्होंने तोड़ा बाबरी मस्जिद, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसमें कि एल के आडवाणी साहब का भी नाम है, जो बड़े सीनियर लीडर थे, मिनिस्टर रह चुके इंडिया के, वेरी सीनियर लीडर। उनके ऊपर केस चल रहा है।
कई 100 लोगों के ऊपर केस चल रहा है वहां पे। तो साहब आप ऐसा नहीं कह सकते, जो भी हुआ है। मैं एक बात कह रहा हूं, हम क्यों जो हिंदू हैं, हम क्यों हर समय माफी मांगते रहे कि साहब हम हिंदू हैं तो साहब गलती हो गई साहब। क्यों? हमें हक नहीं है अपना पूजा पाठ करने का ऐसे वतन में, ऐसे मुल्क में जो कि 80% से ज्यादा हिंदू है? क्यों नहीं है हमें? अगर वहां पे मस्जिद बनाया तो क्यों बनाया? जो बाबर का वो जो सिपा सालार था, वो क्रिमिनल था, ही वॉज अ क्रिमिनल। जो कौन सी लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे ड्रामे हुए ना, साला सर्कस बना दिया लोगों ने यहाँ पे। वो जो नालंदा की या कौन सी लाइब्रेरी में नाम भूल रहा हूं, उस जिस बंदे ने, बख्तियार खिलजी था उसका नाम, जिसने वो पूरी लाइब्रेरी जला दी हमारी, उसके नाम पे रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर। मतलब जो आपकी गर्दन काटे उसके नाम का आपने, क्यों भाई? ऐसा होता कहां पे है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हम ये नहीं कहा, हम कभी किसी के मुल्क में ना बाहर ऐसे नहीं गए कि यहाँ से वो कहते हैं ना कि हमने सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल साहब की वो नहीं, शिकवा जवाब शिकवा, अगर आप कभी सुने, बिल्कुल है मेरे पास। साबरी ब्रदर्स ने बहुत अच्छी गाई है कव्वाली, अब सुनिए, बहुत लंबी सी है बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली राइम दिस थिंग। ठीक है ना? एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देखिए ये सब बातें फिल्मी हैं, ये सब बातें फिल्मी हैं। आप एक बात बताइए, ठीक है मुगल आके इस मिट्टी के हो गए, हमने मना नहीं करा इस मिट्टी के हो गए, ठीक है, नो हार्ड फीलिंग्स। बुलाया तो हमने नहीं था कि तुम आ जाओ, राइट? आपके कॉमेडियन है उमर शरीफ, एक बड़े फेमस कॉमेडियन है, मैं एक जमाने में बहुत फैन हुआ करता था, लेकिन उनके एक बयान से मेरा इतना दिल खट्टा हुआ, मैंने उस आदमी की शक्ल देखना गवारा नहीं समझा। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा तो उन्होंने अपनी शो में क्या बोला कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, एक दिन तुम जरूर जीतोगे। आखिर सोमनाथ का मंदिर भी 17 बार तुमने अटैक करने की कोशिश करी, 18वीं बार तुम जीते, तब तुमने मंदिर तोड़ा। उनका आप जाइए देखिए, मैं ये पाकिस्तानी टीवी पर है, ये आपको यूट्यूब में मिलेगा उनका डायलॉग है। तो मतलब आपके हीरो वो हैं जो हमारी औरतों के साथ गलत करें, आपके हीरो वो हैं जो हमारा गला काटें, जो हमारे मंदिर तोड़ें, जो हमारे साथ लूटपाट करें, और सारा सेक्युलरिज्म का टीकरा जो है हमारे सर पे आके फूटे। कि अगर मैंने बोल दिया गलती से किसी को जय श्री राम, या मैंने किसी को बोल, जय श्री राम का मतलब क्या है? जय मतलब विजय, विजय यानी जीत, जय से वर्ड आता है जीत, उर्दू में भी जीत बोलते हैं ना, वो जीत गए, प्रभु श्री राम जीत गए, या हम चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जीतें। अब क्या बोले प्रभु श्री राम को, क्या बोले कि ना जीते, वो ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हैं। तो अगर मैंने ये बोल दिया कहीं किसी में, तो भाई गौरव आर्या फिर कम्युनल हो गया ये। मतलब जब तक मैं अपने खुद के मजहब को, अपने धर्म को, जब तक मैं गाली दे रहा हूं तब तक मैं बहुत बड़ा सेक्युलर हूं। मैं अपने देवी देवताओं को गाली दे रहा हूं तो मुझसे बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है। आई विल बी इनवाइटेड टू द राइट काइंड ऑफ पार्टीज, वाइनिंग एंड डाइनिंग होगी साहब, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट्स होंगे। हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा लगा रखा है, लेकिन उनकी अब दुकान खत्म होने लगी। हम ये नहीं कह रहे, जो भी अगर कुछ भी मुसलमान के खिलाफ हुआ है, मैंने उसके खिलाफ ट्वीट करा, मैंने आवाज उठाई है। सब बराबर के शहरी हैं, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मुसलमान आर्मी चीफ बन सकता है, एयर चीफ तो रह चुके हैं, एयर मार्शल लतीफ मुस्लिम थे, वो बन चुके हैं। किसी सोल्जर का धर्म नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि ना पाकिस्तान में अफवाह है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर या जनरल तो बहुत बड़ी बात है, वहां पे मुसलमान एक दरोगा तक नहीं बन सकता, जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं, उनको पता ही नहीं इंडिया के बारे में। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ ना, ये सब बातें देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये गलत हैं। हमें हक है अपना सर ऊंचा रख के जीने का, और किसी को हक नहीं है ये कहने का बाबरी मस्जिद के नीचे अगर मंदिर था तो उसके ऊपर मंदिर बनना चाहिए, ठीक है? और ठीक है, आप इस्लाम धर्म को मानती हैं, लेकिन मैं आपको अयोध्या एक बार जरूर ले जाऊंगा अगर आप इंडिया आएंगे, आप देखिएगा, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, आप और कुछ नहीं, बैठ के वहां पे आरजू आप और हम खाना खाएंगे, प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी देसी घी का खाना खाएंगे वहां पे बैठ के, ठीक है? और आप देखिएगा, देखिए बात यह है कि हिंदू ने कभी किसी को रोका नहीं। यहाँ पे पारसी आए, हिंदुइज्म से ही निकले, जो जैनिज्म है, जो बुद्धिज्म है, कौन से धर्म से निकली? सिखिज्म कौन से धर्म से निकली? आपने कभी किसी हिंदू को देखते बोला? अभी आप देखिए, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे आपके देवबंदी हो, हैं तो सभी मुसलमान। लेकिन ये काफिर काफिर शिया काफिर, आपने, ये तो हमने तो नहीं बनाया, ये तो किसी मुसलमान ने ही बनाया है, क्योंकि हमारे यहाँ काफिर का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने कभी सुना किसी को, हिंदू को बोलते हुए कि जैन काफिर, बुद्ध काफिर, सिख काफिर, और ये सब जितने भी लोग काफिर हैं? हमने तो कभी नहीं बोला किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ही नहीं काफिर का, एवरीबडी इज वेलकम।
हिंदुइज्म में एक सेक्ट है, एक ब्रांच है हिंदुइज्म की, who are atheists. लेकिन वो एथिस्ट हैं. एथिज्म इज ऑल्सो अलाउड इन हिंदुइज्म. आप ये कहते हैं मैं हिंदू हूं लेकिन मैं भगवान में विश्वास करता ही नहीं. आप हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ. इसीलिए जिस चीज को आप पकड़ सकते हैं, आप पेड़ को पकड़ सकते हैं तो आप पेड़ को काट सकते हैं. आप पानी को कैसे काटेंगे? आप पानी को काटने. हिंदुइज्म इज लाइक वाटर, इट विल कीप ऑन फ्लोइंग टिल इटर्निटी. सही. ठीक है. लेकिन मेजर साहब, आरजू एक बात बताइए, अगर कोई भी ये कहे कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का में पैदा नहीं हुए थे, राइट, तो कत्लो गारत हो जाएगी. कत्लो गारत हो जाएगी इस्लाम में, गले कट जाएंगे. ठीक है. हिंदुइज्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हिंदुइज्म अलाउ करता है. कल कोई बोल देगा श्री राम जी तमिलनाडु में पैदा हुए थे, कोई कहेगा महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, कोई कहेगा कश्मीर में पैदा हुए थे. कहना तो सबको अलाउड है. इट्स अ वेरी, हिंदुइज्म को अगर आप एक पंथ की तरह, एक्चुअली मजहब और रिलीजन नहीं है ये, धर्म नहीं है, पंथ है ये. तो कभी बात करेंगे तफसील से, तब मैं आपको समझाऊंगा. हिंदुइज्म इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिलॉसफी, है ना. It's a very beautiful philosophy. Not just वासुदेव कुटुंबकम that the world is a family. हम वो नहीं बात कर रहे. हम कह रहे हैं in all ना, it is like pure flowing water. ठीक है. आप it's a state of mind. It's not something that you can grasp in two hands. क्या हुआ? Abrahamic faiths थे ना, जैसे इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, तो उनका क्या हो गया कि everything is, आपका सब कुछ लिखा हुआ, आपकी एक किताब है, right? आपके एक नबी है, नबी कई सारे आए, आखिरी नबी को आप मानते हैं, ठीक है. आपका नमाज पढ़ने का तरीका एक है, चाहे वो इंडिया में पढ़े, चाहे पाकिस्तान में पढ़े, चाहे इजिप्ट में पढ़े, चाहे वो अमेरिका में पढ़े. जहां पे मुसलमान है उसका एक ही तरीका है नमाज पढ़ने का. हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर पे पूजा करने की पद्धति बदल जाती है. अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे मंदिर में जाएंगे तो वहां पे कौन कौन से भगवान की मूर्ति शायद मैं ना पहचान पाऊं, लेकिन मैं उसी श्रद्धा से जाके, जितना मैं प्रभु श्री राम के मंदिर में जाता हूं, उसी श्रद्धा से जाके वहां पे भी अपना सर झुकाऊंगा, वहां पे भी नमन करूंगा, वहां पे भी दंडवत प्रणाम करूंगा जमीन पे लेट के, उसी श्रद्धा से. क्योंकि किसी के लिए तो है वो. तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, हिंदू फिलॉसफी है, राइट, उसमें कोई गैर नहीं है, कोई अपना नहीं है. ठीक है. इनफैक्ट आई शुड से कोई गैर नहीं है, सभी अपने. वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप आइए, स्वागत है आपका. बिल्कुल. वी हैव, हजारों सालों से लोग आ रहे हैं, ठीक है. कोई अच्छे मन से आया, कोई बुरे मन से आया, कोई तोहफे लेकर आया, कोई तलवार लेकर आया, सबका स्वागत है. हिंदू पहले भी हिंदू मेजोरिटी थी. आजकल की तारीख में इंडिया सेक्युलर सिर्फ इसलिए है आरजू जी, लोग काफी बुरा मानते हैं जब ये बात कहता हूं, लेकिन सच है ये. इंडिया इज 80% हिंदू बिकॉज सेक्युलरिज्म इज हिंदुओं के, सेक्युलरिज्म नॉट एज अ वेस्टर्न फिलोसफी. वेस्टर्न फिलोसफी की बात नहीं कर रहा सेक्युलरिज्म. सर्व धर्म संभव की हम बात करते हैं. सब बराबर हैं. मेरे लिए कोई काफिर नहीं है. मेरे लिए ये नहीं कि ये गैर हिंदू है तो मुझसे छोटा है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वो गैर हिंदू हो नहीं हो वो ठीक है, वो अपनी जगह, ऑल राइट, इट्स ओके. वी आर वेरी हैप्पी गो लकी पीपल. हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी से. आप आइए फिर इंडिया में, फिर आपको दिखाते हैं सब. बहुत शुक्रिया मेजर साहब कि आपने ज्वाइन किया आज. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए. और